हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में। आज हम करेंगे सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो बुक हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसके 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं और ये 4th पार्ट रहेगा। इसमें हम बोलियाँ, जो हिंदी की बोलियाँ हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले का सब हो चुका है। तो आप अगर आपने नई वीडियो देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। ये उम्मीद करती हूँ कि इस बुक की वीडियो से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम विषय वस्तु देख लेते हैं। हम भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग एवं विकास, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हिंदी की बोलियाँ, यहाँ से हम शुरू करेंगे इस चीज़ को। जितना हो सकेगा कम समय में उतना ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक सेकंड। अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, बस बीच में छोड़ना नहीं है। छूटने पे वो जो लय हमारी बनती है पढ़ाई करने की, उस चीज़ को प्रिपेयर करने की, वो कहीं ना कहीं टूट जाती है और फिर दोबारा से उसी लय में आना बहुत, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और दिक्कत होती है ना चीज़ों में। हमने बचपन में भी एक कहानी सुनते आ रहे हैं ना, वो खरगोश और कछुए की। खरगोश, जब उन दोनों की रेस होती है तो खरगोश भागता, इतनी तेज भागता है और थक के बीच में कहीं रेस्ट करने लग जाता है और कछुआ धीरे 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 चलता हुआ रेस को जीत लेता है और कछुआ ना, सॉरी, जो खरगोश था वो सोता रहता है। तो बस वही बात है। इसे अगर हम अपनी लाइफ में वो अप्लाई करके देखें तो इससे हमें यही समझ में आती हैं चीज़ें कि हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं, चाहे वो स्टडी है या घर का कोई काम है या कोई बिजनेस है, कुछ भी। तो स्टार्टिंग में तो हम इतने एक्साइटमेंट में इतना जल्दी 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 चीज़ों को करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो जो मोटिवेशन हमारे अंदर भरा हुआ होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, बैटरी डाउन, और हम थक के बैठ जाते हैं। वो नहीं करना है। किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, लेकिन कंटिन्यू चलते रहिए। कछुए वाली चाल चलते रहिए बेशक, लेकिन चलते रहिए उस चीज़ पे जो आपने शुरू की है, उस चीज़ को धीरे धीरे करते रहिए। जब करोगे तो धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आने लग जाती है। वो जो हाई कैसे करूँ, वो वाला डर चला जाता है जब आप धीरे धीरे उन चीज़ों को फॉलो करना, उस चीज़ को समझना करके देखते हो, तो वो डर निकल जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी की बोलियाँ। इसमें कुछ बुक में डिलीट हो रखा था तो ये पेंसिल से मैंने लिखा हुआ है। इसका चार्ट देख लेते हैं। हिंदी की बोलियों का जो वर्गीकरण है, फर्स्ट है शौरसेनी अपभ्रंश में 2 हमारे आते हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियाँ आती हैं वो है हमारी कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी। हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं। ये आकार बहुला है हमारी, ठीक है। ये जो है आकार बहुला है हमारी तीनों। नेक्स्ट है, इसमें ओकार बहुला में आती है ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये हमारी आती हैं ओकार बहुला में। नेक्स्ट है शौरसेनी का जो शौरसेनी अपभ्रंश में दूसरी उपभाषा आती है वो है हमारी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में टै वर्ग बहुला है राजस्थानी हिंदी। इसमें कौन कौन सी हैं जो हमारी बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढानी, मेवाती, मालवी। नेक्स्ट है हमारी खस, इसके अंतर्गत आती है पहाड़ी हिंदी। इसमें जो हैं बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली। नेक्स्ट है अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है मागधी। इसके अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है। इसमें आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली। नेक्स्ट है
इसका जो कंप्लीट चार्ट और वो आपको अगर चाहिए तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो भाषा और उपभाषा और बोलियों की। तो आप वहाँ से इसको समझ सकते, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें साथ के साथ मिल जाएंगी। इनका जो क्षेत्र है, इनके अन्य जो नाम हैं, सब कुछ उसमें है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब इसमें। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियों ताजुबेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उनकी उपबोलियां निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं। बोली, फिर अन्य नाम, फिर उपबोलियां। बोली कौन सी है? हरियाणवी। अन्य नाम क्या है? बांगरू, देश वाली। उपबोलियां जाटू, चमराव। नेक्स्ट है ब्रिजभाषा। ब्रिजभाषा के अंतर्गत है जो इसके अन्य नाम है अंतर्वेदी, बुक्सा इसकी उपबोली है। फिर है जादोवाटी, फिर है डांगी। नेक्स्ट है बुंदेली। बुंदेली का जो अन्य नाम है बुंदेलखंडी। इसकी जो उपबोलियां हैं वो है पावरी, बनाफरी, लोधांती, निबठा। नेक्स्ट है अवधी। अवधी के जो अन्य नाम है कोसली, बेसवाड़ी। इसकी जो बोलियां हैं वो है लोहा, जोल्हा, गहोरा, जुडर जुडर। नेक्स्ट है कोरवी। कोरवी का जो अन्य नाम है वो है खड़ी बोली। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को क्या कहते हैं? खलाटी, लरिया। नेक्स्ट है बघेली। बघेली का अन्य नाम है रिवाई और इसकी जो बोली है, उपबोली है, वो है निबठा। नेक्स्ट है डिंगल, जिसको भाट भाषा कहते हैं। पिंगल, नाग भाषा। आगे देख लेते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण कर्ता निम्नलिखित हैं। बोली नामकरण कर्ता, बोली कौन सी है? कौरवी। कौरवी का नामकरण किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन ने किया। ब्रिजभूली का ईश्वर चंद गुप्त ने किया है। राजस्थानी का गियरसन ने किया है नामकरण। डिंगल का बांकीदास ने किया है नामकरण। बिहारी का गियरसन ने किया नामकरण। भोजपुरी का रेमंड ने किया नामकरण। और मैथिली का बोलब्रुक ने किया है नामकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं अब इनके क्षेत्र और देख लेते हैं। विशेषता, फिर बोली और फिर बोली का क्षेत्र। तो आकार बहुला में कौन कौन सी बोलियां हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर उनके क्षेत्र देख लेते हैं साथ के साथ। आकार बहुला में जो बोलियां आती हैं वो है ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी। अब ब्रिजभाषा के जो बोली के क्षेत्र हैं वो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। नेक्स्ट है बुंदेली। बुंदेली के जो बोली के क्षेत्र हैं वो है उत्तर प्रदेश, झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर। मध्य प्रदेश में है सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। ये हैं बुंदेली के। कन्नौजी के है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। नेक्स्ट है मारवाड़ी। मारवाड़ी के जो क्षेत्र हैं वो है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। नेक्स्ट है कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाली। गढ़वाली के टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। नेक्स्ट है मालवी। इसके हैं उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। नेक्स्ट देख लेते हैं आकार बहुला में कौन कौन सी बोलियां हैं वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ अच्छे से दिखाई दे। आकार बहुला में है कौरवी। नेक्स्ट है दक्षिणी। अब कौरवी के जो क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं पहले। कौरवी के जो क्षेत्र हैं वो है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। ठीक है। उसके बाद है दक्षिणी के कौन कौन से क्षेत्र हैं? दक्षिण भारत, इसमें है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद। उसके बाद आती है हमारी
उदासीन आकार बहुला, इसमें कौन कौन सी बोली है हमारी? अवधी और बघेली। अवधी का क्षेत्र देख लेते हैं, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है बघेली। बघेली के जो क्षेत्र है वो रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट है इराक, इकार बहुला। इकार बहुला में कौन सी बोली आती है? भोजपुरी। भोजपुरी के जो क्षेत्र हैं भोजपुर, शाहबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, जागीपुर, बलिया, बनारस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है वो है हिंदी की 4 महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशेषताएं निम्न ढंग से प्रस्तुत की जा सकती हैं। अब जो विशेषताएं हैं, जो मेन हमारी बोलियां हैं, उनकी कौन कौन सी हैं वो 4 महत्वपूर्ण बोलियां? एक सेकेंड। 4 महत्वपूर्ण बोलियां ब्रिजभाषा, अवधी, कोरवी और भोजपुरी। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। ब्रिजभाषा की सौरसैनी अपभ्रंश से है। अवधी एक एक को हम पढ़ लेते हैं। पहले ब्रिजभाषा की विशेषताएं देखेंगे, फिर अवधी की, फिर कोरवी की और फिर भोजपुरी की। तो मैं पहले ब्रिजभाषा की कर रही हूँ। ब्रिजभाषा सौरसैनी अपभ्रंश से रिलेटेड है। इसमें पश्चिमी हिंदी की ये बोली है और आकार बहुला है। इसमें जो स्वर है अति, हर्ष और दीर्घ स्वर हैं। फिफ्थ है, सिक्स्थ में ण को न कहा जाता है। फिर है ड को र कहा जाता है। श और श को स कहा जाता है। यह व यथावत रहते हैं। ऐ औ मूल स्वर हैं। ए विवृत ध्वनि है। ठीक है। अब हम देखते हैं अवधी। अवधी अर्धमागधी पूर्वी हिंदी की बोली है। ये आकार बहुला है। स्वर अति, हर्ष और हर्स्व है। व्यंजनांत बोली है। न के बदले न है। श स के बदले स है। ल के बदले र है। य व के बदले ज ऊ है। ऐ ओ के बदले ऐ ऊ है। ए संवृत ध्वनि है। ठीक है। इसमें ब्रिजभाषा में जो थी वो हमारी क्या थी? ए विवृत ध्वनि थी। और अभी जो अवधि में है वो संवृत ध्वनि है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोरवी। कोरवी जो हमारी है वो सौरसैनी पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसका आकार बहुला है। स्वर हर्ष और दीर्घ हैं। नेक्स्ट है इसमें ए अर्धविवृत ध्वनि है। नेक्स्ट है भोजपुरी मागधी बिहारी हिंदी की बोली है। ईकार बहुला है। स्वर अति, हर्ष और दीर्घ है। व्यंजनांत बोली है। शब्द के मध्य र का लोप है। ल और ड र हैं। श स ब है हो जाते हैं। अण ध्वनि नहीं है। ड स्वतंत्र ध्वनि है। ए अर्धविवृत ध्वनि है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा जो टॉपिक है वो है लिपि। लिपि देख लेते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे ही वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे ही वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका जो लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। अब इसकी विकास की जो अवस्थाएं हैं चित्र के माध्यम से देख लेते हैं हम। फर्स्ट है चित्रलिपि। सबसे पहले चित्रलिपि थी, फिर प्रतीक लिपि,
फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि के दो पार्ट हो गए, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं, रोमन लिपि वर्णात्मक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। कौन कौन सी थी 3 लिपियां भारत में? सिंधी घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधी घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिलों पर मिले हैं। नेक्स्ट है, डीरीजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधी घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है, जो निम्न है। विद्वान हंटर ने जो ध्वनि चिन्ह संख्या मानी है वो है 253, लैंगडन ने 228 मानी है, गैड और स्मिथ ने 396 मानी है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी पंजाब का यूसुफ जई जिला और मानेसरा पंजाब का हजारा जिला में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरोष्टी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों का अभिमत। विद्वान चीनी कोश का फावाशुली खरोष्ट नामक व्यक्ति से मानते हैं। डॉक्टर राजबली पांडे खरगदहे के ओष्ट के समान इसको मानते हैं। डॉक्टर सुनीति चटर्जी खरोशोथ से खरोष्टी बना है। ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं खरोष्टी को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है, खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण, 5 स्वर और 11 व्यंजन होते हैं तथा इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ पर प्रमुख मत निम्न हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। फर्स्ट है, ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्रह्म की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। फोर्थ है, चीनी विश्वकोश फास्वानु सुलिन 668 ईस्वी के अनुसार ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित हैं। फर्स्ट है, यह भारतीय लिपि है और जो सेकंड मत है वो है यह विदेशी लिपि है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित हैं। आइए मत देख लेते हैं कौन कौन से प्रचलित हैं। विद्वान और अभिमत। विद्वान एडवर्ड थॉमस का जो अभिमत है वो है मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। सेकंड जो विद्वान है वो है जगत मोहन वर्मा। उन्होंने कहा है वैदिक चित्र लिपि से व्युत्पन्न है। जगत मोहन वर्मा ने क्या कहा है, वैदिक चित्र लिपि से व्युत्पन्न है। थर्ड है श्री आर श्याम शास्त्री। इन्होंने कहा है सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न है। फोर्थ है डॉक्टर राजबली पांडे। उन्होंने क्या कहा है, सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। फिफ्थ है डाउसन कनिंघम लसन। इन्होंने क्या कहा है, आर्यों की पुरानी चित्र लिपि से विकसित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है।
आगे देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? विद्वान और अभिमत, ये विदेशी लिपि, सॉरी ये था ना हमारा विदेश में उत्पन्न हुई है जो ब्राह्मी लिपि, उसके मत हैं ये। देख लेते हैं एक बार। डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, जेम्स पीसेप, सेनार्ट ने कहा है यूनानी या फोंसी से उत्पन्न हुई है ब्राह्मी लिपि। डॉक्टर बुलर, डॉक्टर डेविड डिरिंजर ने कहा है उत्तर सामी से उत्पन्न हुई है। टेलर डी के कैनन ने दक्षिण सामी से उत्पन्न कहा है। वेबर, बेनफे, जेनसेन, इन्होंने कहा है कि फोनेशियन से उत्पन्न हुई है। पॉइंट है, प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, 9 स्वर और 32 व्यंजन। किसके अनुसार थे ये? डॉक्टर बुलर के अनुसार। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जाता है। चार्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। ब्राह्मी की 2 शाखाएं हैं, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली है उसमें कौन कौन सी आती हैं? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास आता है। और उत्तरी शैली में क्या आता है वो देख लेते हैं एक बार। अब ठीक है, उत्तरी शैली में सबसे पहले आती है गुप्त लिपि जो 4 और 5 ईस्वी सदी की है। फिर आती है सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि। उसके बाद सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि की 2 शाखाएं हैं, एक देवनागरी लिपि और दूसरी शारदा लिपि उससे निकली है। जो देवनागरी लिपि का समय है वो 9वीं सदी है और शारदा लिपि का 10वीं सदी है। पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुल्लूर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। क्या नाम दिया है? न्यून कोणीय लिपि। किसे कहा गया है? सिद्ध मातृका लिपि को। और किसने कहा है? डॉक्टर बुलर ने नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। सिद्ध मातृका का दूसरा नाम क्या है? कुटिल लिपि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सन 588 से 589 ईस्वी का बोध गया या अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही है। आगे देख लेते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं जो इस प्रकार हैं। इसके भी अब अलग अलग मत हैं, वो देख लेते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक अभिलेख में हुआ है। अब पूछ ले कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग
कहाँ हुआ है? गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में। कौन सी सदी में? 7वीं और 8वीं के मध्य। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी लिपि एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सुधार, अब इसमें कब क्या सुधार हुए वो देख लेते हैं। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 109 टाइपों का एक फॉन्ट जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 1904 ईस्वी में। और फॉन्ट का नाम क्या था जिससे सुधार किया था? तिलक फॉन्ट। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने ए की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक ने इसका प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचाक्षर ड या अण न में के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट है इनमें जो ये सर्वप्रथम आपको दे रखे ना, सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने, उससे आगे सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचाक्षर, ये आपको जरूर ध्यान से पढ़ने हैं, ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। सर्वप्रथम कुछ ना कुछ एग्जाम में इस टाइप से आता ही रहता है। नेक्स्ट है डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट है श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ था? सन 1935 ईस्वी में इंदौर के 24वें अधिवेशन में, हिंदी साहित्य सम्मेलन में। और कौन थे वहाँ पे? महात्मा गांधी के सभापतित्व के में। नेक्स्ट पॉइंट है नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। नेक्स्ट है एक समिति की कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं राजभाषा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजभाषा। अब इसमें हमारे देख लेते हैं क्या क्या है राजभाषा में।
14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब कौन कौन सी भाषाएं हैं 22 वो देख लेते हैं और कब कब इनको मान्यता मिली है ये भी। सॉरी मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो सब अपना ध्यान रखें प्लीज़। फर्स्ट है ये जो 22 भाषाएं हैं उनमें हम देख लेते हैं। फर्स्ट असमिया बंगला, ये मैंने क्रमवार लिखी हुई हैं। जैसे बताऊं आपको, जैसे इसमें लिखा मूल संविधान 14 भाषाएं। सबसे पहले जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी। उसके बाद उसमें जो हमारा 21वां संशोधन हुआ उसमें एक भाषा सम्मिलित हुई। उसके बाद फिर 3 भाषाएं हुई और उसके बाद फिर 4 भाषाएं और ऐड हुई। इस तरीके से इसमें 22 भाषाएं अभी तक शामिल हुई हैं। तो क्रमवार हम उनको देख लेते हैं कब कौन सी भाषा कौन से सन में इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बोलूँगी। जो इसमें बुक वाले हैं पॉइंट वो नहीं बोलूँगी। असमिया जो फर्स्ट 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, पहले वो कर रहे हैं हम। असमिया बंगला, फिर है गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, फिर है मलयालम, फिर है मराठी, फिर है उड़िया, उसके बाद है पंजाबी, फिर है संस्कृत, फिर है तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं थी जो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। इसके बाद 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संशोधन में संविधान, ठीक है, सन 1967 में। कब जोड़ा गया था? 1967 में। इसके बाद है 71वें संशोधन अधिनियम में 1992 ईस्वी में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। इन 3 को जोड़ा गया था 1992 ईस्वी में 71वें संशोधन अधिनियम में। फिर है 92वें संशोधन जो 2003 में हुआ, उसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये 4 जोड़ी गई थी 2003 में 92वें संशोधन में। इस तरीके से ये 22 भाषाएं बनती हैं। तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से देख लेना। आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे इसमें बुक में भी दे रखा है अलग से आपका, जो अभी करवाया, मैं एक बार रीड कर देती हूँ इसको। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई। तो 15वीं भाषा अगर पूछे 15वीं भाषा कौन सी थी जिसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो वो कौन सी थी? सिंधी थी। और कब जोड़ा गया? 1967 में 21वें संशोधन अधिनियम में, ठीक है। उसके बाद है 71वें संशोधन अधिनियम में 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई। तो 71वें संशोधन में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में? 3 भाषाओं को। कौन कौन सी थी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद है 92वें संशोधन अधिनियम 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया, जिससे ये अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में? 4। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन सा संशोधन था वो? 92वां संशोधन था। आगे देख लेते हैं। सॉरी, इनको सिर्फ रीड करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं करवा चुकी हूँ वहाँ पे,
आपको जो हैंड रिटन नोट्स वाली वीडियो उसमें करवा चुकी हैं, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध, ठीक है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए, ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 344, राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। क्या किसके बारे में सिफारिश करे, ये देख लेते हैं। राजकीय प्रयोजन के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग, राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्रवाई में और संघ की और राज्य की अधिनियमितताओं के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 346, संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य एक करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग एक मांग करे कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 348, इसमें क्या कहा गया था? जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। इस पे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 348 में। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को
या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही निर्णय, डिग्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 349 संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, के बाद भी संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 350 एक प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में या वेतन देने का हकदार होगा। सेकंड, अनुच्छेद 350 2 किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 350 3 भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषीय हितों की रक्षोपाय से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तथ्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां अपने शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। ठीक है, ये हमारे जो अनुच्छेद थे उसकी व्याख्या है। ये नेक्स्ट देख लेते हैं विधानमंडलों की भाषा। संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। इसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। सेकंड पॉइंट है संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। हिंदी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट है सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति। पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे उस टाइम पे, ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे।
इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की। देख लेते हैं कौन कौन से थे। आयोग और मंत्रालय। वर्ष, राजभाषा आयोग 1961, विधि मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961, शिक्षा मंत्रालय। पॉइंट है, सन 1976 ईस्वी में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया था। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम निम्न हैं। अब ये देख लेते हैं, ये जरूरी है। राजभाषा अधिनियम कब, कौन से सन में हुआ था? 1963 में शुरू हुआ था और 1967 में संशोधित। राजभाषा संकल्प 1968 में। प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 में। राजभाषा नियम 1976 में। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के अधीन केंद्रीय राज्य के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है: क वर्ग के क्षेत्र, ख वर्ग के क्षेत्र और ग वर्ग के क्षेत्र। ये हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट चल रहा है अभी, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये कौन कौन से हैं? क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। क वर्ग में क्या रहता है वो देख लेते हैं हम। पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाएं। कहाँ कहाँ पे होंगे? इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं क वर्ग में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये क वर्ग के क्षेत्र हैं। ख वर्ग में पत्र व्यवहार में द्विभाषी नीति का पालन हो। कहाँ पे है ये? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। यहाँ पे हिंदी के साथ जो इनकी क्षेत्र की भाषा है उसको भी मिक्स कर सकते हैं। ये द्विभाषीय नीति का पालन हो ख वर्ग के क्षेत्र में। और कौन से हैं इसमें? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। ग वर्ग के क्षेत्र पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किए जाएं। अब जहाँ सिर्फ अंग्रेजी में ही होगा वो कौन से क्षेत्र हैं? पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषीय क्षेत्र, ये ग वर्ग में है। और इनमें सिर्फ जो पत्र व्यवहार होगा वो अंग्रेजी भाषा में ही होगा। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है हिंदी व्याकरण का इतिहास, एक परिचय। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम बस यहीं तक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।